हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लाए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी किताब से आपकी, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि हर बार आपके पेपर में रिपीट हुए हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? देखिए, हर क्वेश्चन के आगे मैंने सन उसका लिख रखा है, किस सन में वो ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक एक करके आज हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007 में भी पूछा गया था, 10 में पूछा गया और 2018 में भी आया हुआ है। और भी पिछले सालों में और भी मतलब आपके 7 सेट होते हैं। ठीक है, पेपर में 7 सेट में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और हर साल पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो उत्तल लेंस में अगर आप कांच अधिक अपवर्तनांक वाले में किसी भी द्रव को डुबो देंगे, ठीक है, कांच के उत्तल लेंस में, तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। उत्तल लेंस कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, व्यवहार उसकी तरह करने लगेगा, अवतल लेंस की तरह। ठीक है, ये उत्तर थे आपके अति लोगों में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आप मोस्टली आपसे पूछे आएंगे, तो 2 या 3 नंबर में भी मोस्टली आपसे पूछे आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन आपको नंबर दिलाने में काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों के अर्थ बताइए। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जरूरी आपसे इस तरह से भी पूछा सकता है, जरूरी नहीं आपसे केवल कि आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। आपसे बोला जा सकता है कि सूत्र बताइए और उनके जो प्रतीक हैं उनका अर्थ भी आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला लिख देना है और उनके जो प्रतीक हैं उनका अर्थ लिख देना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 14 और 17 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्या इसमें बताएंगे, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है वो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ये एक्स डैश बराबर एफ डैश। ठीक है, यहाँ पर पहला एक्स क्या है और एक्स डैश क्या है और एफ डैश क्या है, ये सबका आपको पता होना चाहिए नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ जहाँ संकेतों का प्रतीक अर्थ क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे जहाँ संकेतों का मतलब सामान्य अर्थ क्या है, एक्स डैश। जो एक्स डैश आप देख रहे हैं, एक्स डैश लेंस के प्रथम फोकस है वस्तु की दूरी, लेंस का जो प्रथम फोकस है उससे वस्तु की दूरी है एक्स डैश। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स है आपके लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी, जो द्वितीय फोकस है हमारा उससे दूरी है लेंस की। ठीक है, और यहाँ पर लिखा एफ डैश, एक साथ में लिखा गया एफ डैश। यहाँ बताएंगे लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी है। पहली फोकस दूरी क्या है? एफ, और एफ डैश क्या है? द्वितीय फोकस दूरी है, क्रमशः लिखा हुआ। ठीक है, लेंस की प्रथम तथा द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, इस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, तो ये सब जरूर पूछे आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। कोई लेंस है अगर हमारा, उसकी फोकस दूरी है वो किस किस बातों पर निर्भर करेगी, कौन कौन से मतलब उसके तत्व हैं जिस पर वो निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है। तो आप बताएंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पहले आप अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे आपके 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा किसका सूत्र हो गया? ये हमारा फोकस दूरी के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, ये जो निकाला था पतले लेंस के लिए या किसी पतले लेंस के लिए भी ये सूत्र हो गया फोकस दूरी का। आगे बताएंगे लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता, त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। इतना पॉइंट देखिए आप क्या लिखा, लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता, त्रिज्याओं, इतना आप समझ लिए। ये जो फोकस दूरी है ये किस पर डिपेंड कर रही है? वक्रता, त्रिज्याओं, यानी R1 और R2 ये हमारी त्रिज्या होती हैं। तथा आगे क्या लिखा था? लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, ये हमारा एन जो है, एन आप जानते हैं, एन जो है हमारा पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो एन पर भी डिपेंड करती है और वक्रता, त्रिज्याओं पर भी डिपेंड करती है तथा लिखा है प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। प्रकाश का हमारा रंग आपने देखा होगा, जो थ्योरी होती है बिब्जियर थ्योरी। ठीक है, उसमें बहुत सारे मतलब कितने प्रिज्म की जो आपने पढ़ा होगा उसमें 7 रंग निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे, तो उस पर भी डिपेंड करती है फोकस दूरी। लाल रंग होगा तो अलग होगी, बैंगनी होगा तो अलग होगी, हरा होगा तो अलग होगी फोकस दूरी, इसलिए प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या होता है, इसमें आपको परिभाषित करना है। तो आप बताएंगे किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। किसी माध्यम में, कोई भी हमारे मीडियम हो सकता है। ठीक है, मीडियम कोई भी हो सकता है, जल हो सकता है या एयर भी हो सकता है। समान कला की स्थिति में रहने वाले कणों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक सतह को ही हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, हाइगेंस का तरंग का जो सिद्धांत होता है उसमें मतलब, या फिर आपने यंग डबल स्लिट वाला पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, उसमें सब आपने जरूर पढ़ा होगा। तरंगाग्र आपने शब्द जरूर सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया है। कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 2006, 7, 10, 16, 19 और 22 में पूछा गया। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर आप आ रहे हैं आपके सामने, अगर आप बिल्कुल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको लिख देना, रटे हुए जाना, समझ लीजिए, आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। तो इस तरह से आपको तैयार करके जाना है ये।
इसका उत्तर आप लिखेंगे इसका, ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है। समय के साथ यानी टाइम के साथ हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब बदलता नहीं है ना, मतलब टाइम के साथ बिल्कुल एकदम फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं बढ़ता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दो कला संबंध स्रोत हैं अगर हमारे, मतलब दो कला संबंध स्रोत, एक कला और दूसरा भी है कला संबंध स्रोत, तो उससे हमारा स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। स्थायी यानी परमानेंट व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। एक टेम्परेरी होता है और एक ये परमानेंट होता है, एक अस्थायी और एक स्थायी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो हमारा इससे दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। उन घटनाओं को आपको बताना है जिससे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। ठीक है, वेरीफाई होता है। तो क्या आप बताएंगे, ये तो आपसे बहुविकल्पी में पूछा सकता है, तो आप बताएंगे व्यतिकरण तथा ध्रुवण, ऐसी दो हमारी घटनाएं हैं जिससे हमारे प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि होती है। ठीक है, मतलब बहुविकल्पीय की तरफ से भी आप तैयार इसको करके जाइएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन एग्जाम में एक नंबर भी बहुत होता है आपके लिए। ठीक है, एक नंबर का ही बहुत अंतर होता है परसेंटेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं सारे ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण घटना से प्रकाश तरंगों की किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। जो प्रकाश की ध्रुवण घटना हो रही है हमारी, प्रकाश के तरंगों में किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है। तो आप बताएंगे प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। जो प्रकाश का हमारा ध्रुवण होता है वो किसकी पुष्टि करता है, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, विशेष प्रकृति पूछा था तो किस प्रकृति की करता है, अनुप्रस्थ प्रकृति की करता है। कौन सा, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, वो उसकी पुष्टि करता है अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की। ठीक है, इस तरह से भी आपसे पूछा सकता है घुमा के, मतलब बात वही थी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। उन्होंने पूछा किस विशेष प्रकृति का प्रमाण मिलता है, तो आप बताएंगे अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश में जो विवर्तन होता है उसके लिए आवश्यक शर्त हमारी क्या है, तो आप बताएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आप बताएंगे क्या प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि प्रकाश में जो विवर्तन आप हम लोग कराएंगे उसकी आवश्यक शर्त क्या है, जो होता है विवर्तन, तो आप बताएंगे प्रकाश में जो विवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए, अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। यानी कि अवरोध जो हमारा होता है उसमें उसका आकार जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है उसी की कोटि के बराबर का होना चाहिए, उसी की कोटि से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, प्रकाश में विवर्तन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, ये पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये आंसर था, आप इसको बता सकते हैं। ठीक, उसका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या बोला, किसी प्रिज्म का पदार्थ, कोई भी प्रिज्म है उसका पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त करना है आपको। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 14, 16, 17, 22, 23 में भी पूछा गया और अगला आपका 24 में भी हो सकता है पूछा जाए। तो इस तरह से आप इसको तैयार करके जाइएगा कि समझ लिए पेपर में ये आया हुआ है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उसको कतई आप मन में अपने बैठा लीजिए। क्या होता है, एन इक्वल टू, ये मतलब अपवर्तनांक का सूत्र होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। ठीक है, अपॉन साइन ए बाई टू। डेल हम जहाँ पर डेल एम क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण है, बता दीजिए। ए बराबर क्या होता है, हमारा प्रिज्म कोण है। ठीक है, डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, और एन क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, सब कुछ आपने बता दिया। बचा है साइन। साइन तो जानते ही आप, साइन क्या होता है, एंगल होता है, कोई किसी की भी मतलब क्या होती है, ज्या होती है, यानी कोई भी एंगल होता है हमारा किस एंगल पर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। 2015, 2017 पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे इसको। न्यूनतम विचलन कोण दोनों के लिए पूछा गया था, मतलब दोनों के लिए पूछा गया, न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण। तो सबसे पहले आप न्यूनतम विचलन के लिए पूछा गया तो आप वह बताएंगे न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, डेल एम बराबर n-1 डॉट ए। डेल एम यानी कि न्यूनतम विचलन होता है, अभी अपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, n-1 अपवर्तनांक है डॉट ए। तो ये हमारा न्यूनतम विचलन कोण के लिए हो गया, जहाँ पर ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और एन क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक, तो कोणीय विक्षेपण, तो कोणीय विक्षेपण के लिए आप बताएंगे थीटा बराबर NV माइनस NR डॉट ए। यहाँ पर भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या NV माइनस NR, यहाँ पर दो अलग अलग दे दिएगा कोणीय विक्षेपण के लिए। तो जहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ NV क्या है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, वायलेट है ना, P फॉर वायलेट, तो NV बराबर बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है, और NR क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है, NR यानी R फॉर रेड, NR यानी कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2007, 13, 17 में पूछा गया है और हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आपके मिलता है। क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है इसको आप बताएंगे, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए।
आपसे इस तरह से पूछा जाता है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो आप बताएंगे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है। मतलब क्या है, जब कोई भी हमारी प्रकाश किरण सिंपल आ रही है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश स्थिति, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम से जा रही है, यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। डेंस यानी सघन और रेयर यानी कि विरल, ठीक है। तो डेंस मीडियम से सरल मतलब विरल माध्यम में प्रवेश करती तो इसका अधिकांश भाग अपरिवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो शेष भाग, जो दूसरा भाग है वो परावर्तित हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है अलग से। तो आप बताएंगे अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। अब आगे बताएंगे यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये हमारा डिफिनेशन थी क्रांतिक कोण की, ठीक है। क्या होगा, विशेष आपतन कोण के लिए अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्रांतिक कोण की पूरी परिभाषा थी। इसको आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में अच्छी तरीके से इसको बैठा लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मतलब अगर पेपर में आए तो बिल्कुल आप इसको बिल्कुल यही छाप दीजिएगा, ठीक है। 100% आपसे पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जो हमारे वैद्युत चुंबकीय, आपने पढ़ा होगा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है पूरा, उसमें आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति कम है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि मतलब कहने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे कम जिसकी होती है पहले आपको वो लिखना, और सबसे लास्ट में किसकी लिखेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी आवृत्ति, क्योंकि बोल रहा था ना बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले रेडियो तरंगे, फिर आती है माइक्रोवेव तरंगे, फिर आती है आवर्त किरणें, फिर आती है दृश्य विकिरण, फिर आता है परावैंगनी विकिरण, फिर एक्स विकिरणें, फिर आती है एक्स किरणें तथा फिर लास्ट में आएंगी गामा किरणें, ठीक है। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है कि मतलब घटते हुए क्रम में लिखिए, तो घटते क्रम में आप समझ जाएंगे पहले गामा किरणें आएगी, फिर ये मतलब उल्टा जस्ट अपोजिट इसका लिख दीजिएगा, वो रहेगा घटता क्रम, और ये मैंने लिखा हुआ है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग लिखे। परावैंगनी किरण होती है उनके 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो परावैंगनी किरणों के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं वो आपको बताना है। तो आप बताएंगे परावैंगनी किरणों के उपयोग निम्न है। कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, अंगुलियों के निशान को पता करने के लिए। परावैंगनी जो होती है अल्ट्रा वायलेट हमारी रेज जो होती हैं वो अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए, कहीं पर चोरी वगैरह होती है तो आपने देखा होगा कहीं पर भी जो जांच होती है फॉरेंसिक जांच, तो कहीं पर भी आपने देखा होगा फॉरेंसिक जो जांच होती है लैब में जाती है फॉरेंसिक जांच होने के लिए, वहाँ पर अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए अल्ट्रा वायलेट का ही यूज़ होता है। उसका अगला है नकली दस्तावेजों के लिए। नकली दस्तावेज यानी कि आपने कहीं अगर फेक मार्कशीट कहीं वगैरह डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह बनाई है, कहीं पर अगर आपने फेक मार्कशीट कहीं लगाई है नकली मतलब, तो उसके दस्तावेजों को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक। उसके बाद फ्रेंड अगला क्वेश्चन है अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, 17 और 2023 में भी आई हुई है। अनुनादी आवृत्ति क्या है इसको आप अच्छी तरीके से बताइएगा। बताएंगे अनुनाद की स्थिति में, ठीक है, क्या है अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात यानी और तथा धारितीय प्रतिघात बराबर हो जाते हैं तथा, ठीक है, तब इस स्थिति में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तब इस स्थिति में जो हमारी आवृत्ति बनेगी वो अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। बस यही आपको बता देना है। यानी क्या कह रहा है, प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होते हैं, यानी XL और XC। XL यानी कि क्या है, प्रेरण प्रतिघात यानी इंडक्टेंस, ठीक है, और XC क्या है यानी कैपेसिटेंस, प्रेरण धारितीय प्रतिघात, ठीक है। तो ये दोनों XL बराबर XC आप इस तरह से दिखाएंगे, दोनों बराबर होते हैं तभी हमारी अनुनादी आवृत्ति बनती है। यहाँ पर दिखाएंगे XL बराबर क्या ओमेगा L और XC बराबर क्या है 1/ओमेगा C। इन दोनों की वैल्यू को हम लोग ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बताएंगे XL को लिखेंगे ओमेगा बराबर XC को लिखेंगे 1/ओमेगा C। यहाँ पर आप क्या होगा देखिए, तो इधर ओमेगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला L अगर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला L इधर आ जाएगा तो क्या हो ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। इसी को सॉल्व करके आएगा। तो यही आपको अनुनादी आवृत्ति में अगर पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल ये लिखना है, उसके बाद ये इक्वेशन दिखा देनी है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। फिर आगे देखिए आप ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा 2πf होता है। यहाँ पर देखिए अगर ओमेगा का हम स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर हटेगा इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट, मतलब 1 के ऊपर भी लगेगा लेकिन 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1/√LC बचेगा, अंदर जो है √LC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या ओमेगा बराबर होता है हमारा 2πf, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा की जगह लिख देंगे 2πf इक्वल टू 1/√LC। अब यहाँ से अगर f रखे हो 2π इधर अगर हम इधर ले जाए तो मतलब हमको आवृत्ति निकालनी है अनुनादी आवृत्ति, तो f अनुनादी आवृत्ति हमारी f है, तो f इक्वल टू क्या होगा 1 ये 2π उठ के इधर आ जाएगा 1/2π√LC। यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। इस तरह से आपको बता देना है अगर आपसे अनुनादी आवृत्ति पूछी जाती है। जैसे ऊपर मैंने डिफिनेशन लिखी थी, थोड़ी आप डिफिनेशन लिखेंगे फिर आपको ये थोड़ी डेरिवेशन दिखा देनी सॉल्व करके, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अनुनादी आवृत्ति में आपसे जरूर पूछा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है, मतलब प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आप बताएंगे जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर
मतलब कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी चमकदार तल पर, ठीक है, किसी रेस मतलब सूर्य की किरण का किसी चमकदार तल पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं कि मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं आपतित होकर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर, मतलब कोई चमकदार हमारी सरफेस है, ठीक है, प्रकाश की किरण उस पर कोई आपतित हो जाती है, यानी परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है और वापस उसी माध्यम में मतलब वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है ये जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई तल है चमकदार और ये प्रकाश की रे आई, ठीक है, प्रकाश की रे आई यहाँ से, इसकी रे आई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आकर वापस कहीं इधर कहीं मतलब कहीं भी नहीं जाएगी, वापस इधर ही से, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यानी कि नीचे ना जा करके, नीचे ना जाके, गलत है, ठीक है, ऊपर जाएगी कहीं ना कहीं, तो उसी माध्यम में देखिए, इस माध्यम में मान लीजिए सघन माध्यम था, डेंस मीडियम था, डेंस मीडियम इधर आई और इधर चली गई, तो इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। लेंस का जो होता है प्रकाशिक केंद्र क्या होता है उसको आपको परिभाषित करना है, तो आप बताएंगे प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विसरित हुए सीधे निकल जाती है, उसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं लेंस का, ठीक है। इस तरह से आपको बता देना है। देखिए पिछले साल आपका क्वेश्चन ही आया हुआ है 2023 में, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाइएगा। बिल्कुल भी कोई भी आपसे क्वेश्चन उठा के पूछा सकता है, जितने मैं ऊपर से क्वेश्चन बताता हुआ आ रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइएगा। समझिए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, कुछ ना कुछ आपके पास जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। 2005, 7, 10, 2022 हर साल पूछा गया है। आप बताएंगे एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निम्न होता है। एकल गोलीय पृष्ठ के लिए आपने जरूर सूत्र पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो क्या आप बताएंगे n/v - 1/u, ठीक है, इक्वल टू n-1/r। ये इतना सूत्र को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए जितना मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा सकता है गोलीय पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। आपको बताना जो आपने संकेतों का अर्थ लिया है, जो आपने संकेत यूज़ किए हैं उन सबको प्रतीकों का अर्थ बताना। तो यू क्या है, यू है पृष्ठ से वस्तु की दूरी, यू जो है हमारी पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। वी क्या है, वी यहाँ पर पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, इमेज जो हमारी बनेगी, इमेज ये तो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो वी से जो बने पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी। अगला आर बताएंगे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, जो आर है वो हमारी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। एन क्या है, पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एन क्या है, पृष्ठ द्वारा पृथक, जो मतलब हमारा पृष्ठ था ऑब्जेक्ट, उससे द्वारा पृथक होने वाले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हमारा सूत्र था, इसका नीचे पूरा प्रतीकों का संकेत बताया था मैंने, ठीक है। तो फ्रेंड बस ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह की हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।